Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students, please note we at SPMIS Academy are starting a new history optional course from upcoming 24th April. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about direct benefit transfer on MSP, minimum support price. And this topic is important from our syllabus paper 4, Indian economy point of view. सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको पहले भी कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक बार ब्रीफली बस देखेंगे। एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज grains from the farmers in advance. What government does that it announces MSP before the sowing season itself for a particular crop. And it protects the farmers from market failure. इसका मतलब समझिए, मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है? जब मार्केट के अंदर किसी भी क्रॉप का प्राइस एक बार के लिए क्रैश हो जाए। क्रैश होना मतलब मान लीजिए नॉर्मली गेहूं बिकता है 50 रुपये पर केजी, लेकिन किसी कारण से पैंडेमिक आ गया, कुछ भी हो गया और मार्केट में गेहूं का दाम 10 रुपये पर केजी हो गया, तो इसको कहते हैं मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर के केस में फार्मर्स को नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए एक इनकम या प्राइस सपोर्ट स्कीम दिया है, या इसको इंश्योरेंस स्कीम कह सकते हैं आप, फॉर फार्मर्स, जिसमें सरकार पहले ही अनाउंस कर देती है कि आपके इस फूड ग्रेन को कम से कम हम इतने दामों में ख़रीद लेंगे। अगर मार्केट में इतना दाम नहीं मिला तो मिनिमम तो हम तो इतने दाम में ख़रीद ही लेंगे। समझिए इस बात को। मान लीजिए ये राइस उगा रहा है कोई फार्मर, तो या कोई भी क्रॉप उगा रहा है फार्मर, तो इसको सोइंग सीजन में जब ये सीडिंग कर रहा है उसी टाइम में सरकार बता देगी कि हम आपके इस क्रॉप को ख़रीदेंगे एट अ सर्टेन प्राइस, मान लीजिए 50 रुपये पर केजी। तो इसका मतलब ये है कि अब फार्मर्स को एक तरह की प्राइस इंश्योरेंस मिल गई। अब वो मार्केट जब जाएगा, ये सोइंग सीजन के बाद जब ये क्रॉप रीप होगा, हार्वेस्ट होगा, उसके बाद जब ये फार्मर मार्केट में जाएगा तो देखेगा कि क्या प्राइस मुझे मार्केट में ऑफ़र किया जा रहा है। अगर प्राइस 60 रुपये 70 रुपये पर केजी हो तो मार्केट में बेच देगा प्राइवेट वेंडर्स को। लेकिन अगर मार्केट में किसी कारण से मार्केट फेलियर है, प्राइस क्रैश है, तो फिर वो अपना फूड ग्रेन 50 रुपये पर केजी पे, यानी कि MSP पे भारत सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच देगा, जिसकी खुद की एक शॉप, FCI की शॉप मार्केट मंडी में होगी, जहाँ पे ये क्रॉप अपना बेच सकता है फार्मर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम इंश्योरेंस स्कीम या प्राइस इंश्योरेंस स्कीम, एंड दिस प्रोटेक्ट्स द फार्मर्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी। अदरवाइज फार्मर्स को आप सोचिए कितनी वल्नरेबिलिटी होगी कि वो क्रॉप उगा तो रहा है लेकिन पता नहीं ये क्रॉप कितने में बिकेगा, कितने में नहीं बिकेगा। बट विथ MSP नाउ दे गेट अ काइंड ऑफ सर्टेनिटी कि देयर क्रॉप विल बी सोल्ड एटलीस्ट ऑन दिस प्राइस, अदरवाइज हाइयर प्राइस पे तो बेचा जा ही सकता है। एक बात ध्यान रखना कि MSP इज़ नॉट डिक्लेयर्ड ऑन ईच एंड एवरी food grain. It is declared on some 26 food grains. एंड MSP की प्राइस कितनी होगी वो डिसाइड की जाती है बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इट अनाउंसेस द MSP प्राइस इन एडवांस बिफोर द क्रॉपिंग सीजन इटसेल्फ। तो क्रॉप का जो सोइंग सीजन होता है उस टाइम में ही MSP उस फूड क्रॉप के लिए अनाउंस कर दिया जाता है। और नॉर्मली आजकल सरकार एक अप्रोच रखती है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर का, उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा वो MSP ऑफ़र करती है। यानी कि अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 50 रुपये पर केजी, तो MSP 75 रुपीज़ पर केजी ऑफ़र किया जाएगा। दिस हैज़ बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमिटी। अगर आपको MSP के बारे में डिटेल में समझना है तो आप हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस 24 फरवरी 2020 के एनालिसिस को देख सकते हैं। अब करंट न्यूज़ पे आने के लिए समझते हैं कि हाउ MSP इज एक्चुअली गिवन टू द फार्मर्स। अभी तक MSP का पैसा फार्मर्स को एक्चुअल में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता रहा है। समझिए, ये हमारा फार्मर है, ये जब मंडी पहुंचेगा तो इसको देखेगा कि मान लो इसका क्रॉप जो है वो मार्केट में वो दाम नहीं मिल रहा है जितना MSP पे है, यानी कि मार्केट प्राइस इज़ लोअर देन MSP। तो भी इसने फैसला ले लिया कि मुझे अपने क्रॉप को
एमएसपी पे बेचना है भारत सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। लेकिन ये डायरेक्ट एफसीआई को अपना सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि ये तो अपना फूड ग्रेन लेकर के सीधा सीधा पहुंचेगा। वहाँ पे इस तरह के अर्थियाज होते हैं। अर्थियाज समझ लीजिए मिडिल मैन मंडी के अंदर। ये अर्थियाज क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट इंटायर प्रोक्योरमेंट, मतलब ये सब काम ये कराते हैं। अनलोडिंग यानी कि इस फार्मर के माल को उतरवाना, उसका क्लीनिंग करवाना, वेइंग करवाना, पैकिंग करवाना, फिर ट्रक पे लोड करवा करके एफसीआई के गोडाउन तक पहुंचवाना, ये सब काम ये अर्थियाज करते हैं मिडिल मैन। और फिर होता क्या है कि जो एमएसपी का पैसा है वो एफसीआई इन अर्थियाज को पे कर देती है, इनके अकाउंट में डाल देती है या इनको चेक दे देती है। और ये अर्थियाज का जो चार्ज होता है वो 2.5% ऑफ एमएसपी होता है। तो ये अपना चार्ज रख लेते हैं। मान लो 100 रुपये का माल है तो इनको 2.5 रुपीज़ मिल जाएगा। बाकी का पैसा इनको फार्मर्स को देना होता है थ्रू चेक। तो अभी तक तो यही सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2.5% ऑफ द एमएसपी अमाउंट इज़ गिवन टू द अर्थियाज एज कमीशन। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है अभी तक कि ये जो अर्थियाज हैं अब इनके ऊपर फार्मर्स हमारे डिपेंडेंट हो जाते हैं और फार्मर्स को तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। और ये अर्थियाज इस बात का फ़ायदा उठा करके हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। नियम से अगर 100 रुपये आया है एफसीआई से तो इसको बस 2.5 रुपये अपने पास रखने, 97.5 रुपीज़ इसको पास करना है टू द फार्मर। लेकिन ये ज़्यादा रख लेता है, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि फार्मर की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कम है, नेगोशिएशन कैपेसिटी जो है वो कम है। इसका ये फ़ायदा उठाता है अर्थिया और इसको एक्सप्लॉइट करता है हमारे फार्मर्स को। और इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हाल फिलहाल में भारत सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। क्या करंट डेवलपमेंट है वो समझिए। तो ये जो करंट राबी मार्केटिंग सीजन है, मतलब राबी का क्रॉप बोया गया होगा नवंबर दिसंबर में, अब उसका हार्वेस्ट कर लिया गया, अब उसको मार्केट में बेचने का वक्त आ गया है। यानी कि अभी के ही मार्केटिंग सीजन से ही भारत सरकार ने एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि अब जो पैसा होगा एमएसपी का दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस फार्मर का अपना बैंक अकाउंट होगा जिसमें पैसा सीधा सीधा डाल दिया जाएगा और अर्थियाज का पैसा जो भी कमीशन का पैसा है वो इनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। एंड दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेसर पेमेंट और डिलेड पेमेंट बाय अर्थियाज टू द फार्मर्स। तो ये जो अर्थियाज हरास करते थे हमारे फार्मर्स को अब ये नहीं कर पाएंगे। नेचुरली अर्थियाज जो पंजाब और हरियाणा के हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने अखबारों में भी देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि अर्थियाज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में। और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से अब वो बार्गेनिंग पावर, वो एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स कि वो फार्मर्स को हरास करें, अब वो ख़त्म हो जाएगी आफ्टर दिस डीबीटी ट्रांसफ़र ऑफ एमएसपी इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स इटसेल्फ। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ करें अपने आंसर में? देखिए, आपसे सीधा सीधा तो ये पूछेगा नहीं कि बताओ ये क्या किया गया है, इतना सिंपल सवाल तो आएगा नहीं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है पेपर 4 में एग्रीकल्चरल इशूज़ में। वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है एग्रीकल्चरल इशूज़, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या स्टेप्स भारत सरकार ने लिए हैं फार्मर्स के इनकम को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे आप ये बात लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, उनके इनकम को सपोर्ट करने के लिए अब एमएसपी का पैसा डीबीटी किया जाएगा इनटू द अकाउंट ऑफ द फार्मर्स डायरेक्टली। तो ये एक लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, ये मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। The next article is taken from international segment. It is about impact of Myanmar military coup on northeastern region of India, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो देखिए, एक बात तो आप सबको पता है कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ है। मतलब वहाँ की जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके पावर अपने हाथ में ले लिया है। आर्मी का कहना है कि जो सरकार थी वहाँ की, एनएलडी की सरकार, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की सरकार, इसने फॉर्जरी करके इलेक्शन जीता है और इसी कारण से आर्मी ने उनको हटा दिया है। और एनएलडी की जो चीफ लीडर हैं आंग सान सू की, इनको भी हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है। अब देखिए, ये म्यांमार के अंदर क्या क्या हुआ है
कैसे मिलिट्री कू हुआ, क्या उनकी हिस्ट्री रही है मिलिट्री रूल की, जिसको मिलिट्री जनता रूल भी कहते हैं म्यांमार के अंदर, कब वहाँ डेमोक्रेसी आई, ये सब कुछ हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 फरवरी 2021 के इंटरनेशनल सेगमेंट में कवर कर चुके हैं। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर के इसके बैकग्राउंड को डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है म्यांमार में अभी तक। इस आर्टिकल में हम कुछ और समझने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि ये जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ है, मिलिट्री जनता रूल जो आया है, डेमोक्रेसी को हटाया गया है, उसका इंडिया के अंदर कहीं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, खासकर असम के ऊपर। तो ज़रा समझते हैं क्यों। और अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस टॉपिक से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं एपीएससी में। तो एपीएससी का जब भी मेंस एग्ज़ाम होगा तो आप इस तरह के सवाल के लिए रेडी रहेंगे कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू का इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, खासकर आसाम के इंटरेस्ट पे क्या पड़ेगा। तो समझिए कैसे पड़ेगा आसाम के इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट। देखिए, म्यांमार इज़ गेटवे ऑफ इंडिया टू कनेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। ये तो बात आप सब समझते हैं कि म्यांमार के थ्रू ही हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया या वियतनाम, इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो म्यांमार इज़ कंसिडर्ड एज गेटवे ऑफ इंडिया टू कनेक्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हम उनके साथ अपने ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही लिंकिंग एरिया बनाया जा रहा था। एक तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ म्यांमार है, और इन दोनों के थ्रू ही जो मेन लैंड इंडिया है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होता है। इनफैक्ट आपको पता भी होगा, मैं भी पहले बता चुका हूँ कि गुवाहाटी शहर को नोडल पॉइंट डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्योंकि आई होप आपके दिमाग में इमेज पूरी तरह से क्लियर है। mainland India, then through Siliguri corridor, northeastern states connected to Myanmar, and then Myanmar opens into the Southeast Asian countries. तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बहुत, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन अब म्यांमार के अंदर डिस्टर्बेंस होने के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के कारण एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अब स्लो डाउन होगा, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ जो क्रूशियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थे नॉर्थ ईस्ट के विथ म्यांमार एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अब वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में भी डिले हो सकता है या बहुत टाइम के लिए वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो मुद्दा क्या है, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल? ये जो मिलिट्री कू हुआ है म्यांमार में, इसका अगर इंडिया के इंटरेस्ट पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर होगी, क्योंकि अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट होता, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी डेवलप होता, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वालों को होता। दूसरा, सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि म्यांमार में इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं, तो वहाँ से जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स या इंसर्जेंट ग्रुप्स जो म्यांमार में ऑपरेट कर रहे थे वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है NSCN के, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम खापलांग, जो म्यांमार से रह कर के इंडिया के अंदर इंसर्जेंट स्ट्राइक्स करता रहता है। उसको और बल मिलेगा क्योंकि म्यांमार के अंदर तो खुद ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो इंसर्जेंसी को रोक नहीं पाएंगे। दे वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन द इंसर्जेंसी प्रॉब्लम ऑपरेटिंग फ्रॉम म्यांमार सॉइल, एंड दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम जो म्यांमार साइड से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, उसमें भी राइज हो सकता है बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन म्यांमार। अब जो इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो म्यांमार के थ्रू इंडिया को ओपन कर रहे थे टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है IMT ट्राईलैटरल हाईवे। IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे, दैट विल कनेक्ट मोरे ऑफ India, that is in Manipur, to Mysore in Thailand via Mandalay and Yangon of Myanmar। और ये रोड जो प्रोजेक्ट है, इसके कारण इंडिया की ओवरऑल खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी ओपन हो जाती साउथ ईस्ट एशिया से। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि ये देखिए म्यांमार यहाँ है और ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये हमारे पूरे मेनलैंड इंडिया के लिए एक ओपनिंग है, कंड्यूट है टू द साउथ ईस्ट एशिया। अब म्यांमार के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो नेचुरली ये जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ हम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
यहाँ पे मोरे तामू चेक पोस्ट है, इसका ध्यान रखना, हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए। तो मोरे इंडिया साइड में है और तामू म्यांमार साइड में, और यहाँ पे मोरे तामू चेक पोस्ट बनाया जा रहा है अंडर IMT ट्राइलेटरल हाईवे। अब म्यांमार के अंदर अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो IMT ट्राइलेटरल हाईवे अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। नाम से ही आप समझिए मल्टी मॉडल, मतलब इसमें अलग अलग तरह के मोड होंगे इस ट्रांसपोर्टेशन रूट के अंदर। तो देखिए पहले यहाँ पे रिवर ट्रांसपोर्टेशन होगा हावड़ा से कोस्टल एरिया तक, कोलकाता से कोस्टल एरिया तक। फिर यहाँ पे सी रूट ट्रांसपोर्टेशन होगा। सी रूट के बाद जाकर के म्यांमार के कोस्टल सिटी सितवे के पास यहाँ पे एक कालादान नदी जाकर के ड्रेन होती है। इस कालादान नदी के थ्रू वापस से रिवर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, और ये रिवर ट्रांसपोर्टेशन जाएगा पलेटवा तक इन म्यांमार। पलेटवा से आगे हाईवे नंबर 129 किलोमीटर का हाईवे है इन म्यांमार, दैट विल कनेक्ट दिस रिवर कालादान टू इंडियाज़ मिजोरम स्टेट, और ये जाकर के यहाँ से हम इंडिया के अंदर वापस से घुस सकेंगे। तो इससे इंडिया की कनेक्टिविटी, जो मेन लाइन इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ और ज़्यादा स्मूथ होगी, स्ट्रेंथन होगी। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसमें अलग अलग मोड है, रिवर ट्रांसपोर्ट, सी रूट ट्रांसपोर्ट, अगेन रिवर, देन रोड ट्रांसपोर्ट, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट डिले होने के पीछे एक मेन कारण है कि मेन लैंड इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ा वीक है। दैट मूव्स थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी टॉर्चुअस है, मतलब हिली एरिया है और हाईवे भी इतना अच्छा नहीं है, गाड़ियों को घूम घूम करके आना पड़ता है। और यही कारण है कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगा पाना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े मशीन्स, लंबी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करना होगा मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप सोचिए हावड़ा से आराम से बड़ी बड़े जो मशीन इक्विपमेंट्स हैं वो आराम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा सकते हैं, और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लेकिन कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में भी अब एप्लीकेशन में या इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन म्यांमार ड्यू टू मिलिट्री कू, और अगेन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज़ अबाउट वर्ल्ड लीवर डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. पहले लीवर के बारे में समझ लेते हैं. देखिए वर्ल्ड लीवर डे आज के दिन मनाया जाता है. अब ये हर दिन को रटने की ज़रूरत नहीं है, इतना संभव नहीं है कि हर एक दिन को कि आज ये डे है वो डे है रटें. तो मोटा मोटा ध्यान रखना, क्या पता आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि आएगा. बट समझो आज का दिन है वर्ल्ड लीवर डे. आज का दिन वर्ल्ड लीवर डे की तरह इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लीवर से जुड़े हुए जो भी डिजीजेज हैं उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट कर सकें. लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का एज फार एज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंसर्न्ड. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि लीवर इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आफ्टर स्किन. तो सबसे हेवी या सबसे लार्जेस्ट स्किन होता है एज एन ऑर्गन, दूसरे नंबर पे लीवर होता है. लीवर का काम क्या है? तो लीवर देखिए इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है, स्टमक से, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर हमारे जुड़ा हुआ होता है. और लीवर एक तरह का जूस रिलीज करता है, बाइल जूस. इस जूस की मदद से हमारे जो खाने को अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है और उससे खाना फिर डाइजेस्ट होता है. खासकर जो फैट्स हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में लीवर का जो बाइल जूस है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है. तो अगर आप किसी का भी लीवर कमज़ोर हो गया तो बाइल जूस कम निकलेगा, बाइल जूस कम निकलेगा तो खाना डाइजेस्ट करने में तकलीफ होगी. उसके अलावा लीवर कुछ एक प्रोटीन्स भी रिलीज़ करता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन रिलीज़ करता है लीवर, उसकी मदद से हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल मैनेज होता है. कोलेस्ट्रॉल लिमिट को कम रेंज में रखा जा सकता है. इसी कारण से जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर इनका अच्छे तरह से काम नहीं करता, उनका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम अपने आप होने लगता है उनकी बॉडी पे. उसके अलावा लीवर ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड एज नीडेड बाय आवर बॉडी. तो लीवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं.
अब लीवर डिजीजेज किस किस तरीके से हो सकते हैं वो भी समझते हैं। लीवर डिजीजेज वायरस अटैक के कारण हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, इस तरह के वायरस होते हैं जिनके अटैक से हमारे लीवर ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा लीवर ख़राब हो सकता है थ्रू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जंक फूड एंड ड्रग्स। तो अगर दवाइयाँ भी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो लीवर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस रहता है। तो देखिए, इस तरह का लीवर है हमारा हेल्दी लीवर। अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे इस लीवर के अराउंड फैट्स इकट्ठा होने लगते हैं और फिर ज़्यादा फैट्स इकट्ठा होने के कारण एक तरह की बीमारी जिसको सिरहोसिस बीमारी कहते हैं वो होने के चांसेस रहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में लीवर कैंसर भी कहते हैं। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। ड्रग्स हियर मीनिंग कोई भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। और लीवर की बीमारियां होती हैं थ्रू वायरस अटैक, वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। These viruses are known as hepatotropic virus because they hepatotropic means liver damaging. हेपेटाइटिस ए और ई होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर और फूड। हेपेटाइटिस बी और सी होता है ड्यू टू बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड स्वेट ऑफ अदर्स। तो दूसरे का ब्लड और स्वेट किसी कारण से आपके बॉडी में आता है तो उससे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी का। हेपेटाइटिस डी हैपेंस ड्यू टू पीपल हु आर ऑलरेडी अफेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी से जो अफेक्टेड हैं उनको अपने आप हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन हो सकता है। और बातें आपको ध्यान रखनी कि हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन ऑलरेडी है मार्केट में। हेपेटाइटिस ए और ई की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल रेमेडिएशंस या मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बी और सी के लिए इफेक्टिव मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना डिटेल में इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान रखिए यूपीएससी वाले खासकर इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो 2020 का नोबेल प्राइज़ था फिजियोलॉजी के अंदर, दैट वाज गिवन बिकॉज ऑफ द रिसर्च ऑन हेपेटाइटिस वायरसेस। यही कारण है कि इस साल के लिए हेपेटाइटिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 का नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी वाज गिवन टू हार्वे जे अल्टर, माइकल हुकटन एंड चार्ल्स एम राइस। अगेन ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। दे वेर गिवन दिस नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरी ऑन हेपेटाइटिस सी वायरस। दिस डिस्कवरी वाज डन इन 1970s। ए और बी वायरस तो पता थे उस टाइम में, हेपेटाइटिस ए और बी वायरस तो पता थे, बट इन तीन लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस भी ढूंढ निकाला। अब याद रखना, आपसे डायरेक्टली इनका नाम तो कोई नहीं पूछेगा, इस तरह का पैटर्न नहीं रहा है कि नाम पूछते हैं कि किसको मिला था नोबेल प्राइज़, लेकिन उन्होंने जिस काम पे रिसर्च किया है उस पे ज़रूर सवाल आ जाता है। तो इस साल मेरा एक गेस वर्क है कि आपसे यूपीएससी के अंदर हेपेटाइटिस पे सवाल पूछेगा, तो ये ज़रूर ध्यान रख के जाना कि ए, बी, सी, डी, ई के क्या क्या फीचर्स हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from culture segment. It is about Gilgit manuscript. This topic is important from our syllabus paper for Indian culture point of view. देखिए, गिलजिट मैन्युस्क्रिप्ट से हाल फिलहाल में तो कोई करंट डेवलपमेंट हुआ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, तो इस कारण से मैं इसको कवर कर रहा हूँ. हो सकता है कि आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ ले या मेंस में पूछ ले, एपीएससी या यूपीएससी के. तो समझिए, गिलजिट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया. मैन्युस्क्रिप्ट्स आई होप आप समझते हैं, जो भी हमारे लिखावटें हैं पुराने ज़माने की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. दीज गिलजिट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन रिटेन और बिलीव्ड टू हैव बीन रिटेन इन 5th to 6th century AD and they are mainly associated with Buddhism. So बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल नॉलेज को गेन करने के लिए ये गिलजिट मैन्युस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें रिचुअल्स, मेडिसिन्स के बारे में फोक टेल्स लिखी हुई हैं और इसका लैंग्वेज जो इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है वो संस्कृत, जबकि स्क्रिप्ट जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो गुप्ता ब्राह्मणी स्क्रिप्ट. इसको लिखा गया है भोजपत्र पे ज़्यादातर. भोजपत्र मतलब जो पेड़ों की टहनियों को काट काट करके इस तरह का पत्ते जैसा बनाया जाता है जिस लिखावट के लिए, उसको हम कहते हैं भोजपत्र. उसको पेड़ के छालों को कहते हैं भोजपत्र. बार उस पर लिखने के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग भोजपत्र कहते हैं. तो भोजपत्र पे ज़्यादातर लिखा हुआ है. उसके अलावा क्ले वॉल्स पे भी थोड़ा बहुत ये गिलजिट मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है. गिलजिट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फर्स्ट टाइम फाउंड इन द गिलजिट बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान इन 1930s. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
in our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC. Today we will cover topic number 66 to 70. Topic number 66 is about Genetic Engineering Approval Committee. It was constituted under Environment Protection Act of 1986 और इसका मेन काम ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह होने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स होने वाले हैं, उसका ये अप्रूवल देता है कि भाई हमें बीटी ब्रिंजल उगाना है तो वो अप्रूवल यहाँ से मिलेगा, बीटी कॉटन उगाना है तो ये एजेंसी ही अप्रूवल देगी. इसका चेयरमैन और ये इट इज चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन based on topic number 66. Topic number 67 is about AUDFS-01. It is name of a galaxy which is about 9.3 billion light years far away from our earth. और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया की मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट ने इसको ढूंढ निकाला था, इसको पहली बार डिस्कवर किया था. तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 67. टॉपिक नंबर 68 इज अबाउट ग्रीन टर्म अहेड मार्केट. इट वाज लॉन्च्ड बाय पावर मिनिस्ट्री. इस ग्रीन टर्म अहेड मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से रिन्यूएबल एनर्जी खरीदा या बेचा जा सकता है. और ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट से होगा क्या कि मान लो मैं रिन्यूएबल एनर्जी बनाता हूँ तो मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ कि मुझे ये बेचना है, कोई और उसको ख़रीदना चाहे तो उसको एडवांस में ख़रीद सकता है. मतलब आज ही खरीद सकता है कि मुझे सितंबर महीने में इतना यूनिट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट. अहेड मार्केटिंग मतलब पहले ही ट्रेड कर लिया हमने. दीज ट्रांजेक्शन्स आर बाईलेटरल इन नेचर, मतलब दो पार्टी मिल करके ट्रेड करती हैं, बायर एंड सेलर होगा. और एनर्जी शेड्यूल्स थ्रू GTAM कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. मतलब एक परचेजिंग ऑब्लिगेशन होगा. अगर सामने वाले पार्टी ने कहा है कि सितंबर में वो खरीदेगा तो मतलब उसको खरीदना है सितंबर में. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस परचेज ऑब्लिगेशन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 68. टॉपिक नंबर 69 इज अबाउट सिन गैस. सो कोल गैसिफिकेशन, कोल को गैस में कन्वर्ट करने से क्या मिलता है हमें? सिन गैस. सिन गैस इज मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत निकलता है. सिन गैस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, फ्यूल बनाने में या सिंथेटिक कुछ मटेरियल बनाने में. सिन गैस एक इम्पॉर्टेंट उसका यूटिलाइजेशन, इसी कारण से कोल से अगर सिन गैस हम बनाते हैं तो भारत सरकार 20% तक का कंसेशन देती है कोल के ऊपर. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 69. टॉपिक नंबर 70 इज अबाउट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम इनकॉर्पोरेटिंग ऑन गोइंग स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ETC. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. मतलब सारा का सारा पैसा भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 70. This is the answer of question number 61 to 65 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following are correctly matched? Both are correctly matched, so the correct answer will be option C, both. And albedo is the measure of how much light that hits the surface and reflected without being absorbed. Absolutely correct. Albedo of snow is less than forest. This is wrong. Albedo of snow will be higher because it is white in color. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.